हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम की एक यूनिट है ब्रिटेन। आज के इस वीडियो में हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम की इस यूनिट को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, आपका एक सब्जेक्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। इस सब्जेक्ट में दोस्तों आपको कई सारे देशों के पॉलिटिकल सिस्टम को काफ़ी डीपली पढ़ना है। आज की इस वीडियो में हम ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। तो दोस्तों, बस आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिए, सारी बातें आपको अच्छे से समझाई जाएंगी। जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाए जाएंगे। सारे के सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अपने इस चैप्टर को, अपनी इस यूनिट को शुरू करते हैं। तो देखिए, ब्रिटेन की राजनीतिक परंपराएं और संवैधानिक विकास, मतलब ब्रिटेन है उसमें राजनीतिक परंपराएं किस तरह की रही हैं, उसका संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ है, इसे समझेंगे। सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। बस आप वीडियो को पूरा देखें, आपको सारी बातें अच्छे से समझाई जाएंगी। ब्रिटेन का गठन इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर हुआ। यहाँ शुरुआत से ही राजतंत्र रहा है, लेकिन समय के साथ यह संवैधानिक राजतंत्र बन गया। इसका मतलब है कि अब राजा या रानी सिर्फ एक प्रतीकात्मक प्रमुख होते हैं, जबकि असली शक्ति संसद और प्रधानमंत्री के पास होती है। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड ये क्षेत्र शामिल हैं। मतलब इन क्षेत्रों को मिलाकर ब्रिटेन बना है। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन में अगर हम शासन प्रणाली की बात करें तो यहाँ शुरुआत से ही राजतंत्र रहा है, लेकिन समय के साथ यह संवैधानिक राजतंत्र बन गया। संवैधानिक राजतंत्र का यहाँ पर यही मतलब है कि जो राजा या रानी का जो पद है वो बस प्रतीकात्मक प्रमुख होते हैं। जो वास्तविक शक्ति है वो संसद और प्रधानमंत्री के पास है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, यानी यह किसी एक किताब में नहीं लिखा गया, बल्कि कई ऐतिहासिक दस्तावेजों, परंपराओं और कानूनों से मिलकर बना है। इसका विकास धीरे धीरे हुआ और यह बिना किसी बड़े विद्रोह या रक्तपात के लोकतंत्र में बदला। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, यानी कि स्पष्ट तौर पर किसी एक किताब में ये नहीं लिखा गया है। बतौर संविधान के तौर पर किसी एक किताब में ये नहीं लिखा गया है, इसलिए हम कहते हैं कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। लेकिन दोस्तों, आप ये मत समझ लेना कि ऐसा मत समझ लेना कि ब्रिटेन के संविधान की कोई भी चीज़ लिखी नहीं गई है, या जो ब्रिटेन में जो कानून वगैरह प्रयोग होते हैं वो लिखे नहीं गए हैं। यहाँ पे बात को समझिए। देखिए, ब्रिटेन के कुछ कानून लिखे हुए हैं और ब्रिटेन के कुछ कानून लिखे हुए नहीं हैं। मतलब कई सारी चीज़ें ब्रिटेन में परंपराओं के आधार पर चली आ रही है, कि जो परंपरा चली आ रही है उसके आधार पर कई सारे निर्णय दिए जाते हैं, कई सारे निर्णय लिए जाते हैं। मतलब कई सारी जो परंपराएं चली आ रही हैं उनका प्रयोग किया जाता है कानूनी व्यवस्था में। तो आप इसे ऐसे समझिए। आई होप यहाँ पे आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो ब्रिटेन में कई सारे ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, कई सारी जो परंपराएं हैं, या जो समय समय पर जो कानून पास किए गए हैं संसद के द्वारा या अदालत के द्वारा जो फैसले दिए गए हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण फैसले सुनाए गए हैं, तो इन चीज़ों को बतौर संविधान ब्रिटेन में प्रयोग किया जाता है। आई होप यहाँ पे आपको बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर एक लाइन कही गई है यहाँ पर कि इसका विकास धीरे धीरे हुआ और यह बिना किसी बड़े विद्रोह या रक्तपात के लोकतंत्र में बदला। यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि ब्रिटेन में शुरुआत से ही राजतंत्र रहा है, लेकिन समय के साथ यह संवैधानिक राजतंत्र में बदल गया। मतलब यहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई। देखिए, कहने के लिए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र है, लेकिन ये संवैधानिक राजतंत्र है। इसकी जो छवि है वो एक लोकतंत्र की तरह है। देखिए, आप इसे पूरी तरह अगर लोकतंत्र ना भी कहें तब भी आप इस व्यवस्था को लोकतंत्र के करीब पाएंगे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है, जो संसद है, ठीक है, जो मतलब वास्तविक शक्ति है वो संसद और प्रधानमंत्री के पास ही है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स को हमें कवर करना है। मुख्य संवैधानिक विकास। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन में संविधान का विकास कैसे हुआ। देखिए, पहले मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, लेकिन तब भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि ब्रिटेन के संविधान का विकास कैसे हुआ। मतलब ब्रिटेन में संविधान है,
मतलब ब्रिटेन के संविधान की कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें लिखी हुई नहीं हैं, कुछ परंपराओं पर आधारित हैं या कई सारे ऐतिहासिक दस्तावेज वगैरह हैं। तो ये चीज़ें ब्रिटेन का संविधान है। तो हम यहाँ पर यही पढ़ रहे हैं कि किस तरह से ब्रिटेन में संवैधानिक विकास हुआ, किस तरह से कानून नियम सामने आए, ऐसे कानून नियम या ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज जो कि ब्रिटेन के संविधान का हिस्सा बने। ठीक है, हम यहाँ पर इनकी बात कर रहे हैं। तो पहला है मैग्ना कार्टा, जो कि 1215 में सामने आया। यह पहला महत्वपूर्ण संवैधानिक दस्तावेज था जिसने राजा की शक्ति को सीमित किया और कानून के शासन की स्थापना की। इसमें कहा गया कि राजा भी कानून के अधीन है। मैग्ना कार्टा को ब्रिटिश संविधान का पहला बड़ा कदम माना जाता है। इसे किंग जॉन ने जारी किया था। इसके जरिए इसके अंतर्गत राजा ने जनता को यह वचन दिया था कि वह उन कानूनों और रीति रिवाज का पालन करेगा जो अच्छी शासन व्यवस्था के थे। राजा अन्यायपूर्ण करों की मांग नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त राजा अपने विविध अधिकारों का भी दुरुपयोग नहीं करेगा। इसका मूल सिद्धांत यह था कि कानून की शक्ति राजा से ऊपर है। तो दोस्तों मैग्ना कार्टा ने क्या किया, तो ये 1215 में ये दस्तावेज सामने आया। इसमें कानून के अधीन किया गया, राजा को कानून के अधीन माना गया। इसे किंग जॉन ने जारी किया था और इसमें ये कहा गया, और इसमें और ये बातें थी कि जो राजा है वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेगा, अन्यायपूर्ण करों की मांग नहीं करेगा। मतलब ये जो दस्तावेज था इसने ब्रिटेन में जो राजा का पद है उसको कानून के अधीन किया। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो राजा की जो असीमित शक्ति कही जाती है, राजा की जो असीमित शक्ति थी उसको इसने सीमित करने में एक पहला कदम आगे बढ़ाया। तो राजा को कानून के अधीन लाया गया। इस तरह राजा की जो शक्ति थी उसको सीमित किया गया। तो हमने यहाँ पे मैग्ना कार्टा को समझा। अब यहाँ पर है गौरवमय क्रांति, जो कि 1688 में हुई थी, और बिल ऑफ राइट्स। देखिए संसद की ताकत बढ़ी। देखिए 1688 में ब्रिटेन में गौरवमय क्रांति हुई जिसमें जेम्स द्वितीय को हटाकर विलियम तृतीय और मैरी द्वितीय को राजा और रानी बनाया गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे गौरव में क्यों कहा जाता है इस क्रांति को, तो इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पर यही है कि कई बार आप मतलब आपने इतिहास आपने खुद भी इतिहास पढ़ा होगा, और इतिहास में हम यही देखते हैं कि जब भी क्रांति वगैरह होती है तो हमें कई तरह के संघर्ष, कई तरह की हिंसा देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर 1688 में ये जो गौरव में क्रांति हुई थी तो यहाँ पर हमें कोई बहुत बड़ी हिंसा देखने को नहीं मिलती है। बात बिल ऑफ राइट्स 1689 आया जिससे राजा की ताकत सीमित हो गई और वह संसद के अधीन हो गया। संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मान्यता मिली। मतलब बिल ऑफ राइट्स के द्वारा जो राजा की शक्ति थी उसको और भी सीमित किया गया। जो संसद है उसके अधिकार को बढ़ाया गया। संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई, मतलब राजा की शक्ति बहुत ही ज़्यादा सीमित कर दी गई। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मान्यता मिली। सुधार अधिनियम, लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदम। देखिए 19वीं सदी में ब्रिटेन में सुधार अधिनियम लाए गए जिनका उद्देश्य जनता को सरकार में अधिक भागीदारी देना था। पहला सुधार अधिनियम 1832 में आया। इसे ग्रेट रिफॉर्म एक्ट भी कहते हैं। इसमें छोटे और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों की असमान राजनीतिक ताकत खत्म की गई। औद्योगिक शहरों को अधिक प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन मिला। मध्यम वर्ग को मतदान का अधिकार मिला। तो दोस्तों 1832 में पहला यहाँ पर सुधार अधिनियम लाया गया था ब्रिटेन में, जिसे ग्रेट रिफॉर्म एक्ट भी कहते हैं। इसमें यहाँ पर ये सारे सुधार किए गए, जैसे कि छोटे और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों की असमान राजनीतिक ताकत खत्म की गई, और जो औद्योगिक शहर थे तो उनको अधिक प्रतिनिधित्व मिला, और जो मध्यम वर्ग था तो उसको मध्यम वर्ग को मतदान का अधिकार दिया गया। दूसरा यहाँ पर सुधार अधिनियम लाया गया 1867 में, और तीसरा सुधार अधिनियम लाया गया 1884 में। इससे क्या हुआ, तो इससे मजदूर वर्ग और ग्रामीण जो ग्रामीण जनता थी, जो मजदूर वर्ग था, उसको भी वोटिंग का अधिकार, मतदान का अधिकार मिला। संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स की ताकत बढ़ी और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भूमिका घटी। सार्वभौमिक मताधिकार, इसका मतलब होता है सभी को वोट देने का अधिकार। तो देखिए 1918 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट
आया जिससे महिलाओं और श्रमिक वर्ग को मतदान का अधिकार मिला। 1928 में 1928 में इसे सभी वयस्कों के लिए लागू कर दिया गया। निष्कर्ष, ब्रिटेन का संविधान परंपराओं और सुधारों का मिश्रण है। यह समय के साथ बदलता रहा, जिससे वहाँ राजशाही से लोकतंत्र की ओर एक शांतिपूर्ण बदलाव हुआ। संवैधानिक राजतंत्र बनने के बाद वहाँ अब संसदीय लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, जहाँ राजा या रानी केवल प्रतीकात्मक हैं और असली सत्ता संसद के पास है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने ये समझा कि किस तरह से ब्रिटेन में संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना हुई, किस तरह से ब्रिटेन में संवैधानिक विकास हुआ। संवैधानिक विकास का यहाँ पर मतलब ये भी है कि किस तरह से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो ब्रिटेन में स्थापित हुई। तो पहला यहाँ पर हमने देखा कि 1215 में किंग जॉन के द्वारा मैग्ना कार्टा को जारी किया जाता है। इसके द्वारा राजा की शक्ति को सीमित किया गया, राजा को कानून के अधीन लाया गया। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि ब्रिटेन में गौरव में क्रांति होती है 1688 में। बिल ऑफ राइट्स आता है 1689 में, जिससे संसद की सर्वोच्चता स्थापित होती है। मतलब जो संसद है वही प्रमुख शक्तिशाली संगठन बन जाती है। ठीक है, राजा की शक्ति बहुत सीमित हो जाती है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मान्यता मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटेन में कई सुधार अधिनियम आते हैं, जिसके द्वारा जो राजा है उसकी शक्ति को काफ़ी सीमित किया जाता है और जनता को कई सारे अधिकार दिए जाते हैं। इसके साथ दोस्तों हम देखते हैं कि 1928 में 1928 में ब्रिटेन में सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत लागू किया जाता है, यानी कि सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह हमने ब्रिटेन के संवैधानिक विकास को देखा। अभी हो सकता है आपको कई सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे होंगे, अभी और भी जो भी पॉइंट्स हैं वो और अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर अभी हमें कवर करना है। तो यहाँ पे और अच्छे से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर आई होप आपको संवैधानिक विकास समझ में आया हो। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हमने ब्रिटेन के संविधान के विकास को समझा। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं की। तो देखिए, ब्रिटेन का संविधान दुनिया के सबसे पुराने संविधानों में से एक है। यह लिखित नहीं है, बल्कि यह कई कानूनों, परंपराओं और अदालतों के फैसलों से मिलकर बना है। ये मैंने आपको समझाया था। इसकी खास बातें इस प्रकार हैं। ब्रिटेन का संविधान किसी एक किताब में नहीं लिखा गया, बल्कि यह कानूनों, परंपराओं और न्यायिक फैसलों से विकसित हुआ है। तो ब्रिटेन के संविधान की पहली विशेषता है वो है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। ये किस तरह का मतलब संविधान है? तो ये अलिखित संविधान है। और ये आपको समझ में आ गया कि ब्रिटेन का संविधान किसी एक किताब में नहीं लिखा गया, बल्कि यह कानूनों, परंपराओं और न्यायिक फैसलों से विकसित हुआ है। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान की दूसरी विशेषता है कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। संसद के बनाए कानूनों को कोई अदालत या संस्था रद्द नहीं कर सकती। संसद की शक्ति सबसे ज़्यादा है। तो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। मतलब ब्रिटेन में जो संसद है वो सर्वोच्च है, उसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति है। इसके अलावा एकात्मक राज्य, ब्रिटेन में सारी शक्ति केंद्र में संसद के पास होती है। हालांकि स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को कुछ स्वायत्तता दी गई है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि ब्रिटेन के संविधान की एक विशेषता है एकात्मक राज्य। मतलब जो केंद्रीय शक्ति है, यानी कि जो संसद है, उसी के पास ज़्यादा शक्ति है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि शक्ति का कोई बंटवारा नहीं है। जैसे कि हम संघात्मक राज्यों में देखते हैं या जो फेडरल स्टेट होते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि राज्यों के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में शक्ति का बंटवारा होता है। तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में सारी शक्ति केंद्र में संसद के पास है। हालांकि स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को कुछ स्वायत्तता दी गई है। इसके अलावा संवैधानिक राजतंत्र, ब्रिटेन के संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है संवैधानिक राजतंत्र। ब्रिटेन में राजा या रानी होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति सीमित और सांकेतिक होती है। असली सत्ता संसद और प्रधानमंत्री के पास होती है। मतलब ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित है। मतलब ब्रिटेन में जो राज्य का मुखिया होता है, ठीक है, वो राजा या रानी होते हैं। हालांकि जो वास्तविक शक्ति है वो संसद के पास है, प्रधानमंत्री के पास है।
तो ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित है, तो ये एक विशेषता हो गई। इसके अलावा न्यायपालिका संसद के अधीन। ब्रिटेन की अदालतें संसद के बनाए कानूनों को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती, संसद के फैसले ही अंतिम होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको बताया कि संसद जो है वो सर्वोच्च है ब्रिटेन में, तो यहाँ पर यही है कि न्यायपालिका जो है वो संसद के अधीन है। इसके अलावा लचीला संविधान। ब्रिटेन का संविधान बदलने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती, संसद सामान्य कानूनों से भी बदलाव कर सकती है। मतलब ब्रिटेन में संसद के पास काफ़ी ज़्यादा शक्ति है। तो संविधान में कोई संशोधन करना होता है तो ब्रिटेन की संसद काफ़ी आसानी से संशोधन कर पाती है। इसके अलावा द्विसदनीय संसद। ब्रिटेन की संसद में 2 सदन होते हैं, तो एक विशेषता है कि द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित है ब्रिटेन में, कि ब्रिटेन की संसद में 2 सदन होते हैं। एक है हाउस ऑफ कॉमन्स, सामान्य जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इसमें बैठते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में वो व्यक्ति चुनकर जाते हैं जिन्हें जनता ने चुना होता है। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, विशेष रूप से नामित सदस्य। इसमें विशेष रूप से नामित सदस्य इसमें होते हैं, कुछ सदस्य इसमें वंशानुगत भी होते हैं, तो कई सारे नियम वगैरह हैं। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कई सारे मतलब नियम वगैरह हैं, उसके हिसाब से सदस्य इसमें नामित होते हैं। तो ये बातें हैं यहाँ पर। दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास ज़्यादा अधिकार हैं। जाहिर सी बात है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वही जनता का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसीलिए हाउस ऑफ कॉमन्स के पास ज़्यादा अधिकार हैं। इसके साथ ही आम कानून पर आधारित। ब्रिटेन का संविधान अदालतों के फैसलों और परंपराओं से विकसित हुआ है, जो इसे बाकी देशों से अलग बनाता है, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। इसके अलावा संवैधानिक परंपराएं और सम्मेलन। कई नियम लिखित कानून नहीं हैं, लेकिन परंपराओं और सम्मेलनों के रूप में अपनाए जाते हैं। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन मान्य होते हैं। इसके अलावा नागरिक अधिकार संसद द्वारा तय होते हैं। ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों की गारंटी संविधान में नहीं दी गई, बल्कि संसद के बनाए कानूनों के जरिए लोगों के अधिकार तय किए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ब्रिटेन के संविधान की कुछ विशेषताओं को देखा। ब्रिटेन का संविधान परंपराओं, कानूनों और ऐतिहासिक अनुभवों का मिश्रण है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इसका लचीलापन है, जिससे यह समय के साथ खुद को बदलता रहता है। यही कारण है कि यह दुनिया की सबसे स्थिर संवैधानिक व्यवस्थाओं में से एक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमने ब्रिटेन के संविधान की कुछ विशेषताओं को समझा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रिटेन की राजनीति के सामाजिक और आर्थिक आयाम। ब्रिटेन की राजनीति और समाज एक विशेष व्यवस्था पर चलते हैं, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। मतलब दोस्तों, ब्रिटेन में जो शासन प्रणाली स्थापित है, जो संसदीय व्यवस्था स्थापित है, उसी को वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। यह लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है, जहां राजा या रानी केवल सांकेतिक प्रमुख होते हैं, लेकिन असली सत्ता संसद और प्रधानमंत्री के पास होती है। राजनीतिक आयाम। देखिए दोस्तों, अभी हमने इसको मतलब समझा, अब यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर हम समझ रहे हैं। राजनीतिक आयाम तो संविधान और शासन प्रणाली। ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, बल्कि परंपराओं और कानूनों और संवैधानिक दस्तावेजों का एक मिश्रण है। संसदीय प्रणाली। संसद में 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है और मंत्रियों के साथ सरकार चलाता है। वे संसद को जवाबदेह होते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता। अदालतें स्वतंत्र हैं और कानून का पालन सुनिश्चित करती हैं। मतलब अदालत के पास काफ़ी अधिकार हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि हमने अभी आगे पहले पढ़ा कि जो ब्रिटेन है उसमें संसद के पास अधिक शक्ति है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो नोट्स हैं वो काफ़ी आसान भाषा में मतलब तैयार किए गए हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। बहुत सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर कि ब्रिटेन में 2 संसदीय व्यवस्था है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ब्रिटेन के संविधान के बारे में यहाँ पर बातें बताई गई हैं, जो कि अभी हमने पहले बात की। इसके अलावा सामाजिक आयाम। तो देखिए, ब्रिटेन में कई जातीय और धार्मिक समूह रहते हैं, जो इसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। मतलब बहुसांस्कृतिक समाज हमें दिखाई देता है। कई संस्कृतियों के लोग यहाँ पर रहते हैं, कई संस्कृतियों के समुदाय यहाँ पर रहते हैं। इसके साथ ही वर्गीय समाज। पारंपरिक रूप से ब्रिटेन में समाज वर्गों में बटा रहा है, जैसे शाही वर्ग, अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग। हालांकि औद्योगिकरण के बाद वर्गीय अंतर कुछ कम हुआ है। मतलब जो अलग अलग जो समाज में वर्ग रहे हैं पारंपरिक रूप से ब्रिटेन में, तो औद्योगिकरण के बाद वर्गीय जो अंतर है वो कम हुआ है।
महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को 20वीं सदी में वोट और काम करने के अधिकार मिले, लेकिन अब भी लैंगिक वेतन अंतर जैसी चुनौतियां हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था मजबूत है और सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान करती है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने सामाजिक आयाम को समझा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्थिक आयाम की। तो औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। 19वीं सदी में ब्रिटेन एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बना, लेकिन 20वीं सदी में उपनिवेशों के खत्म होने से आर्थिक बदलाव आया। मिश्रित अर्थव्यवस्था। ब्रिटेन ने एक समय कई उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, जैसे कोयला, इस्पात, रेलवे, लेकिन 1980 के दशक में निजीकरण की नीतियां अपनाई गई। मतलब ब्रिटेन में हम देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को हमें मिलती है। जैसे कि एक समय ब्रिटेन में कई सारे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब सरकार ने अपने अधीन लिया कई सारे उद्योगों को, लेकिन फिर 1980 के दशक में हम देखते हैं कि ब्रिटेन की सरकार ने कई व्यापक स्तर पर निजीकरण से संबंधित नीतियां भी बनाई। इसके अलावा वित्तीय सेवाएं। तो देखिए आधुनिक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था वित्तीय सेवाओं, विनिर्माण और नवाचार इनोवेशन आधारित उद्योगों पर आधारित है। लंदन, जो वैश्विक वित्तीय केंद्रों में से एक है, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र है। लंदन और दक्षिण पूर्व इंग्लैंड आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। उत्तरी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के कई हिस्से औद्योगिक गिरावट और उच्च बेरोजगारी की दर की समस्या से जूझ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर नोट्स जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी इजी हैं, तो आई होप यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। ब्रिटेन का समाज परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है। इसकी राजनीति लोकतांत्रिक और उत्तरदायी है, जबकि इसकी अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और कल्याणकारी नीतियों के संतुलन पर चलती है। मतलब पूंजीवादी व्यवस्था भी है, साथ में सरकार भी कई सारे कार्य करती है, सरकार भी कई तरह की कल्याणकारी नीतियां लागू करती है। ब्रिटेन की सामाजिक संरचना में बहुसांस्कृतिकता, लैंगिक समानता और आर्थिक विकास के साथ चुनौतियां भी हैं। मतलब ब्रिटेन में दोस्तों लैंगिक समानता और आर्थिक विकास जैसी कुछ चुनौतियां भी हैं। दोस्तों अभी यहाँ पर हमने ब्रिटेन के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयाम को समझा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रिटेन की दलीय प्रणाली की। लोकतंत्र में राजनीतिक दल बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि सरकार जनता के प्रतिनिधियों के जरिए चलती है। जनता चुनाव में वोट देकर सरकार चुनती है और इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका अहम होती है। ब्रिटेन में संसदीय सरकार है, जो राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकती। चुनाव में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं वही सरकार बनाती है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ब्रिटेन में भी राजनीतिक दल हैं, तो ब्रिटेन में संसदीय सरकार है जिसमें राजनीतिक दल की भूमिका अधिक है। ब्रिटेन में चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त होती हैं वही अपनी सरकार बनाती है। जो दल हार जाता है वह विपक्ष में बैठता है और सरकार की नीतियों की समीक्षा करता है। ब्रिटेन में मुख्य राजनीतिक दल। अब देखिए ब्रिटेन में जो मुख्य राजनीतिक दल हैं, तो यहाँ पर देखिए ब्रिटेन में दो दल मुख्य हैं। एक है अनुदारवादी दल, जिसे हम कंजर्वेटिव पार्टी भी कहते हैं। यह पारंपरिक और पूंजीवादी नीतियों का समर्थन करता है। इसके अलावा दूसरा है श्रमिक दल, लेबर पार्टी। यह सामाजिक कल्याण और श्रमिक अधिकारों की नीतियां अपनाता है। तो दोस्तों ब्रिटेन में ये दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं। हालांकि अन्य छोटे दल भी हैं, लेकिन ब्रिटिश राजनीति में यही दो दल सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं। मतलब कई छोटी पार्टी भी हैं, कई छोटे दल भी हैं ब्रिटेन में, लेकिन ये जो दो पार्टी हैं यही ज़्यादा प्रभावशाली हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के इतिहास और विकास की। तो देखिए ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की शुरुआत 17वीं सदी में हुई, जब चार्ल्स द्वितीय का शासन था। उस समय संसद और राजा के बीच शक्तियों को लेकर संघर्ष हुआ। जनता दो भागों में बंट गई, कैवेलियर्स और राउंड हेड्स। कैवेलियर्स ये राजा के समर्थक थे, राउंड हेड्स ये संसद के समर्थक थे। दलों का नाम बदलना। विलियम तृतीय के समय में ये दल नए नामों से जाने गए। टोरीज ये राजा और चर्च के समर्थक थे। विग्स ये राजा की शक्तियों को सीमित करने के पक्ष में थे।
1832 का सुधार अधिनियम, 1832 में एक बड़ा सुधार हुआ जिसके बाद इन दलों के नाम बदल गए। टोरीज को अनुदारवादी दल कहा जाने लगा, विक्स को उदारवादी दल कहा गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि किस तरह से ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का विकास हुआ या राजनीतिक दलों का ब्रिटेन में क्या इतिहास रहा है। तो यहाँ पर समझिए, देखिए 17वीं सदी में जब चार्ल्स द्वितीय का शासन था ब्रिटेन में, तो उस समय जनता दो भागों में बढ़ गई। एक भाग था कैवेलियर्स का जो कि राजा के समर्थक थे, और एक भाग था राउंड हेड्स का जो कि संसद के समर्थक थे। अब देखिए, ये जो कैवेलियर्स थे, आगे चलकर इन्हें टोरीज कहा गया। ठीक है, आगे चलकर इन्हें टोरीज कहा गया, और ये जो टोरीज थे ये राजा और चर्च के समर्थक थे। और ये जो राउंड हेड्स थे, तो ये इन्हें विक्स कहा गया। ये राजा की शक्तियों को सीमित करने के पक्ष में थे। मतलब यहाँ पर जो कैवेलियर्स और राउंड हेड्स दिखाई देते हैं, ये जो दो ग्रुप हमें दिखाई देते हैं, आगे चलकर इनका नाम बदल जाता है। ठीक है, आगे चल के इन्हें टोरीज और विक्स कहा जाता है। 1832 का जब सुधार अधिनियम आता है, तो जो टोरीज जो दल था, जो टोरीज ग्रुप था, इसको अनुदारवादी दल कहा गया, इसे कंजर्वेटिव पार्टी कहा गया। और जो विक्स दल था, इसे उदारवादी दल यानी कि लिबरल पार्टी कहा गया। श्रमिक दल का उदय। 19वीं और 20वीं सदी में सुधारों के कारण मजदूरों को वोट देने का अधिकार मिला। 1906 में श्रमिक दल की स्थापना हुई जो मजदूर वर्ग के हितों के लिए काम करता था। 1924 में श्रमिक दल ने पहली बार सरकार बनाई और उदारवादी दल की जगह ले ली। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ब्रिटेन में अगर हम बात करें, बहुत पहले समय की बात करें, तो दो प्रमुख दल थे, अनुदारवादी दल और उदारवादी दल। लेकिन जैसे श्रमिक दल जैसे अधिक प्रभावशाली हुआ, तो इसने उदारवादी दल की जगह ले ली। मतलब ब्रिटेन में अनुदारवादी दल यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी यानी कि श्रमिक दल ही प्रमुख दल रह गए। तो वर्तमान स्थिति यही है कि आज ब्रिटेन में दो मुख्य दल हैं, अनुदारवादी दल यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी और श्रमिक दल यानी कि लेबर पार्टी। इन दोनों दलों के बीच सत्ता का आदान प्रदान होता रहता है। मतलब देखिए, प्रमुख कहने का मतलब यही है दोस्तों, या मुख्य कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि कभी सत्ता इस दल के हाथ में होती है तो कभी सत्ता इस दल के हाथ में होती है। यानी कि कई बार सरकार अनुदारवादी दल यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी की बनती है, या कई बार सरकार श्रमिक दल की बनती है। अन्य छोटे दल भी हैं लेकिन उनकी भूमिका सीमित है। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। संक्षेप में, ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की शुरुआत राजा और संसद के बीच संघर्ष से हुई। समय के साथ ये दल विकसित हुए और आज कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के इतिहास और विकास को समझा। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने देखा कि ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या इतिहास रहा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश दलीय प्रणाली की विशेषताएं। तो देखिए दोस्तों, द्विदलीय प्रणाली ब्रिटेन में हमेशा से दो मुख्य राजनीतिक दल रहे हैं। शुरुआत में ये दल कैवेलियर्स राजा के समर्थक और राउंड हेड्स थे। बाद में ये विक्स और टोरीज के नाम से जाने गए। आज ये दो दल अनुदारवादी दल और श्रमिक दल हैं। कठोर दलीय अनुशासन। ब्रिटिश राजनीतिक दल बहुत अनुशासित और संगठित होते हैं। दल के सदस्य नेता के निर्देशों का पालन करते हैं जिससे सरकार में स्थिरता बनी रहती है। तो ब्रिटिश दलीय प्रणाली की एक विशेषता है कि ब्रिटेन में दो दल प्रमुख हैं। ठीक है, द्विदलीय प्रणाली है। इसके अलावा कठोर दलीय अनुशासन यानी कि जो दल हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका जो उनमें जो अनुशासन है वो कठोर है। मतलब जैसे कि दल के सदस्य, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य जो दल का नेता होगा उसके निर्देशों का पालन करते हैं। इसके साथ ही नेतृत्व का महत्व। ब्रिटिश दलीय प्रणाली में पार्टी के नेता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मतलब जो पार्टी का नेता है उसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेता का व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता दल और देश की दिशा तय करती है। केंद्रीकरण।
दल का नियंत्रण शीर्ष नेतृत्व के हाथ में रहता है। तो दोस्तों, जो ब्रिटिश दलीय प्रणाली है उसकी एक विशेषता ये भी है कि वहाँ पर नेतृत्व का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, जो दलीय प्रणाली में जो पार्टी है, तो जो पार्टी का नेता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा केंद्रीकरण, दल का नियंत्रण शीर्ष नेतृत्व के हाथ में रहता है। इससे पार्टी और सरकार में स्थिरता बनी रहती है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर हमने ब्रिटिश दलीय प्रणाली की विशेषताओं को समझा। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं जो ब्रिटेन में दो मुख्य दल हैं, अब हम इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, वर्तमान में ब्रिटेन के मुख्य राजनीतिक दल, एक है अनुदारवादी दल, कंजर्वेटिव पार्टी। तो देखिए, इसे टोरीज दल कहा जाता था, अब इसे रूढ़िवादी दल कहते हैं। यह परंपराओं और पुराने रीति रिवाजों को बनाए रखने का पक्षधर है। अब देखिए दोस्तों, ये जो दल है अनुदारवादी दल, यह परंपराओं और पुराने रीति रिवाजों को बनाए रखने का पक्षधर है। यह सत्ता में आकर अपनी विचारधारा के अनुसार शासन चलाना चाहता है। इसे पूंजीपति, जमींदार, व्यापारी, डॉक्टर, शिक्षक और पादरियों का समर्थन प्राप्त है। मुख्य विचारधारा क्या है इसकी? तो देखिए, पारंपरिक व्यवस्था को बनाए रखना, समाज में धीरे धीरे और सीमित बदलाव लाना। मतलब समाज में धीरे धीरे बदलाव लाना, या जो परंपरा चली आ रही है उसको बनाए रखना, या उसमें बदलाव भी करना है तो बदलाव भी बहुत धीरे धीरे करना। तो ये इसकी एक विचारधारा है। इसके अलावा पूंजीवाद का समर्थन, ये जो दल है ये पूंजीवाद का समर्थन करता है। यह व्यापार और निजी संपत्ति को बढ़ावा देता है। सरकार का कम आर्थिक हस्तक्षेप, ये मानता है, ये जो अनुदारवादी दल है, कंजर्वेटिव पार्टी है ब्रिटेन की, ये मानती है कि सरकार को व्यापार और उद्योग में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये तो मतलब ये कम आर्थिक हस्तक्षेप की बात करती है। सरकार के कम आर्थिक हस्तक्षेप की पक्षधर है ये पार्टी। इसके अलावा मुक्त व्यापार, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के पक्ष में है। इसके अलावा उपनिवेशों की स्वतंत्रता के खिलाफ थी ये पार्टी। पहले यह ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और रक्षा के पक्ष में था। ये जो दल है ये पहले ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और रक्षा के पक्ष में था। जन कल्याणकारी योजनाएं, यह राज्य के अधिक हस्तक्षेप के खिलाफ है, लेकिन जनता के हित में कल्याणकारी योजनाओं का समर्थन करता है। ये जो दल है अनुदारवादी दल, ये कम आर्थिक हस्तक्षेप की बात करता है। मतलब सरकार का कम आर्थिक हस्तक्षेप हो, ये इसकी बात करता है। लेकिन हाँ, ये साथ में ही कल्याणकारी नीतियों की भी बात करता है, यानी कि जनता के लिए सरकार को अधिक कल्याणकारी योजनाएं लानी चाहिए, इसका भी ये समर्थन करता है। इसका ये मतलब ये समर्थन करता है। दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं श्रमिक दल की। तो कैसे बना श्रमिक दल? 19वीं सदी के अंत में ब्रिटेन में मजदूरों और ट्रेड यूनियनों का आंदोलन हुआ। 1899 में ट्रेड यूनियनों और समाजवादी संगठनों ने मिलकर श्रमिक प्रतिनिधि समिति बनाई। 1906 में इसे श्रमिक दल कहा जाने लगा। 1918 में इसका संविधान बना, जो आज भी लागू है। श्रमिक दल की नीतियां और कार्यक्रम। तो देखिए दोस्तों, जो ये श्रमिक दल है ये सामाजिक बदलाव की बात करता है कि समाज में श्रमिकों को अधिक अधिकार मिले, आर्थिक संसाधनों को साझा किया जाए ताकि सबको समान लाभ मिले। इसके अलावा लोकतंत्र और समाजवाद, लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद लाना चाहता है ये दल। पूंजीवाद की जगह ऐसी व्यवस्था जहां धन संपत्ति कुछ लोगों तक सीमित ना रहे बल्कि आम जनता के पास भी हो, ऐसी व्यवस्था की बात करता है श्रमिक दल। राष्ट्रीयकरण, बड़े उद्योग और व्यवसायों को सरकार के नियंत्रण में लाने का समर्थन करता है। जो श्रमिक दल है वो बड़े उद्योग और व्यवसायों को सरकार के नियंत्रण में लाने का समर्थन करता है। इसके अलावा सामाजिक समानता, सभी को समान शिक्षा, संपत्ति और अवसर मिले, इसके लिए काम करता है। ये जो दल है ये सामाजिक समानता की बात करता है। इसके अलावा आधुनिक दृष्टिकोण, आज के समय में वैश्वीकरण और आर्थिक सुधारों का समर्थन करता है। संक्षेप में, श्रमिक दल मजदूरों के हक में काम करता है, समाजवाद और समानता को बढ़ावा देता है, राष्ट्रीयकरण का समर्थन करता है और लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव लाना चाहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं मैंने बहुत ही आसान शब्दों में, आई होप यहाँ पे सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और एक बात और आपको बता दूँ, यहाँ पे ये जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं ये मैंने DOSOL की बुक को पढ़कर यहाँ पर ये नोट्स बनाए हैं। तो दोस्तों, अभी हमने
ब्रिटेन के जो मुख्य राजनीतिक दल हैं अनुदारवादी दल और श्रमिक दल, तो अभी हमने इनके बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रिटिश चुनाव प्रणाली की। ब्रिटेन की चुनाव प्रणाली दुनिया की सबसे पुरानी और स्थिर लोकतांत्रिक प्रणालियों में से एक है। इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली कहा जाता है, जिसका मतलब है कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही चुनाव जीतता है, भले ही उसे कुल वोटों का 50% ना मिला हो। दोस्तों, इसका मतलब है कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे विजेता घोषित किया जाता है, भले ही उसे कुल वोटों का 50% ना मिला हो। दोस्तों, इसे एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए किसी एक सीट पर चुनाव के लिए 5 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी एक सीट पर चुनाव के लिए 5 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में ये देखा जाता है कि ये जो 5 व्यक्ति हैं, ये जो 5 उम्मीदवार हैं, इन व्यक्तियों में से सबसे ज़्यादा वोट किसे मिले हैं। जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उस व्यक्ति को इस एक सीट पर विजयी घोषित कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर बस ये देखा जाता है कि किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। मतलब इस प्रणाली में ये नहीं देखा जाता कि किसी व्यक्ति को 50% वोट मिले या उससे ज़्यादा वोट मिले। यहाँ पर बस ये देखा जाता है कि किसे सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। कैसे होते हैं ब्रिटेन में चुनाव? तो देखिए दोस्तों, ब्रिटेन को 650 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक सांसद को चुनती है। सांसदों का चुनाव हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य चुने नहीं जाते, बल्कि वे नामांकित या वंशानुगत होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ब्रिटेन में जो चुनाव होता है तो वो हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए होता है। मतलब ब्रिटेन में सांसदों का जो चुनाव होता है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए होता है। ठीक है, हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक सांसद को चुनती है और ब्रिटेन को 650 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। जिस दल को हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत मिलता है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स में जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुमत होता है, ठीक है, तो उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। आई होप यहाँ पे आपको बातें समझ में आ रही होंगी। मतदान प्रक्रिया, तो मतदान प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के ब्रिटिश नागरिक वोट डाल सकते हैं। राष्ट्रमंडल देशों के कुछ नागरिक भी मतदान कर सकते हैं। देखिए, कई सारे नियम हैं इसके लिए कि राष्ट्रमंडल का मंडल के जो कुछ देश, मतलब राष्ट्रमंडल जो देशों के कुछ नागरिक हैं, अगर उन्हें मतदान करना है तो उससे संबंधित कई सारे नियम हैं। लेकिन हाँ, राष्ट्रमंडल देशों के कुछ नागरिक भी मतदान कर सकते हैं। चुनाव आयोग चुनाव की निगरानी करता है। ब्रिटेन में चुनाव कितने साल में होते हैं? तो देखिए, हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं। कभी कभी मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं यदि सरकार गिर जाए या संसद इसे मंजूरी दें। मतलब हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन अगर सरकार गिर जाती है या संसद इसे मंजूरी देती है तो मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं। मतलब 5 साल से पहले भी चुनाव हो सकते हैं। इस प्रणाली के फ़ायदे: सरल और तेज प्रक्रिया, वोटिंग और नतीजे जल्दी घोषित हो जाते हैं। मतलब ब्रिटेन में जो चुनाव प्रणाली है उसके क्या फ़ायदे हैं यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो पहला है सरल और तेज प्रक्रिया, यानी कि वोटिंग और नतीजे जल्दी घोषित हो जाते हैं। स्थिर सरकार, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं उसे सरकार बनाने का मौका मिलता है। लोकतांत्रिक प्रणाली, जनता के प्रतिनिधि सीधे चुने जाते हैं। इस प्रणाली की आलोचना: छोटे दलों के लिए मुश्किल, इसमें छोटे राजनीतिक दलों के लिए चुनाव जीतना कठिन होता है। इसके अलावा असमान परिणाम, कभी कभी कोई दल पूरे देश में ज़्यादा वोट पाकर भी कम सीटें जीतता है, जबकि कोई अन्य दल कम वोट पाकर भी ज़्यादा सीटें जीत सकता है। इसके अलावा प्रतिनिधित्व की समस्या, यह प्रणाली केवल बड़े दलों को फ़ायदा पहुंचाती है। तो ब्रिटेन में ये जो चुनाव प्रणाली है तो इसकी ये कुछ आलोचना बताई गई है। ब्रिटेन की चुनाव प्रणाली लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है। हालांकि इसमें सुधार की ज़रूरत है ताकि छोटे दलों को भी बराबरी का मौका मिले और हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिले। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर ये बातें भी आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रिटेन की एकात्मक शासन प्रणाली की।
एकात्मक शासन प्रणाली क्या है? तो देखिए, ब्रिटेन में सत्ता का पूरा नियंत्रण एक ही सरकार के पास होता है। तो देखिए, अभी हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ब्रिटेन के संविधान की क्या विशेषताएं हैं, तब हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन के संविधान की एक विशेषता है कि एकात्मक राज्य, कि ब्रिटेन का संविधान एक तरह से एकात्मक राज्य की व्यवस्था करता है, क्योंकि सारी शक्ति संसद के पास है। ब्रिटेन की जो ब्रिटेन की संसद है, सारी शक्ति ब्रिटेन की संसद के पास है, यानी कि जो केंद्र सरकार है, सारी शक्ति उसी के पास है। यह भारत या अमेरिका की तरह संघात्मक नहीं, जहां केंद्र राज्यों के बीच शक्ति बांटी जाती है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था आपको समझ में आई गई होगी दोस्तों, कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में शक्ति का बंटवारा नहीं है, जैसे कि भारत और अमेरिका संघात्मक देश हैं, ठीक है, फेडरल। अब यहाँ पर हम ब्रिटेन की एकात्मक शासन प्रणाली को समझते हैं। एकात्मक शासन प्रणाली क्या है? ब्रिटेन में सत्ता का पूरा नियंत्रण एक ही सरकार के पास होता है। यह भारत या अमेरिका की तरह संघात्मक नहीं, जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति बांटी जाती है। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, जहाँ सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास है, जहाँ सारी शक्ति संसद के पास है। एकात्मक शासन प्रणाली का मतलब ही यही होता है दोस्तों, कि जब केंद्र सरकार के पास सारी शक्ति होती है तो उस व्यवस्था को हम एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। भारत और अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है, जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। संसदीय संप्रभुता। ब्रिटिश संसद सबसे शक्तिशाली संस्था है। तो ब्रिटेन में यहाँ पर हम एकात्मक शासन प्रणाली को समझ रहे हैं। तो देखिए, ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है, मतलब ब्रिटिश संसद सबसे शक्तिशाली संस्था है। मतलब ब्रिटेन में संसद सबसे शक्तिशाली संस्था है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, इसे संसदीय संप्रभुता कहा जाता है। संसद किसी भी कानून को बना या समाप्त कर सकती है और कोई अन्य निकाय इसे चुनौती नहीं दे सकता। ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन कानून, परंपराएं और अदालतों के फैसले शासन को नियंत्रित करते हैं। तो ब्रिटेन में संसद को बहुत ज़्यादा शक्ति मिली है। विकेंद्रीकरण, संघात्मक जैसी विशेषता। ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को कुछ शक्तियां दी हैं। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन कुछ संघात्मक विशेषताएं भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को कुछ शक्तियां दी हैं। इन क्षेत्रों की अपनी विधानसभाएं और सरकारें हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन पर फैसले ले सकती हैं। लेकिन रक्षा, विदेश नीति और कर वसूली जैसे बड़े फैसले ब्रिटिश संसद ही लेती है। यह पूर्ण संघात्मकता नहीं है, क्योंकि अंतिम नियंत्रण संसद के पास ही रहता है। ब्रिटेन में सरकार की संरचना। तो देखिए, ब्रिटेन में अगर हम सरकार की संरचना को देखें तो प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। इसके अलावा औपचारिक प्रमुख, राजा या रानी जो होते हैं वो औपचारिक प्रमुख होते हैं। असली शक्ति संसद के पास होती है। स्थानीय निकाय भी होते हैं ब्रिटेन में, जैसे नगर पालिकाएँ, परिषदें, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन, ठीक है। मतलब स्थानीय निकाय हैं ब्रिटेन में, लेकिन वो केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं। मतलब जैसे नगर पालिकाएँ हैं, तो केंद्र सरकार जो शक्ति नगर पालिकाओं को देती है वही शक्ति नगर पालिका के पास होती है। इस प्रणाली के लाभ और सीमाएं। लाभ देखते हैं पहले। तो फैसले लेने की तेजी और स्पष्टता, राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। तो यहाँ पर हम ब्रिटेन में जो एकात्मक शासन प्रणाली है, यहाँ पर हम उसके लाभ की बात कर रहे हैं। तो फैसले लेने की तेजी और स्पष्टता होती है इसमें। राष्ट्रीय एकता बनी रहती है, और क्योंकि सभी मुख्य नीतियाँ संसद बनाती है। स्थिर सरकार और प्रभावी प्रशासन। तो ये इस प्रणाली के कुछ लाभ हैं। इसके अलावा इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। स्थानीय स्वायत्तता की कमी। स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड जैसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्तता की मांगें अक्सर केंद्र सरकार के साथ टकराव पैदा करती हैं, यानी कि स्थानीय स्वायत्तता की कमी, इसकी ये एक सीमा है। इसके अलावा स्थानीय सरकारों की शक्ति सीमित होती है। निष्कर्ष, ब्रिटेन की शासन प्रणाली एकात्मक है, लेकिन कुछ संघात्मक विशेषताओं को भी अपनाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने ब्रिटेन की एकात्मक शासन प्रणाली को काफ़ी अच्छे से समझा।
तो दोस्तों इस तरह हमने यहाँ पर ब्रिटेन से संबंधित ये जो आपकी यूनिट थी इसको हमने यहाँ पर पूरी तरह कवर किया। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारी बातें आपको समझ में आई हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।